जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना साथियों किस वर्ष की गई थी। चलिए बताइएगा साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों आप अच्छे से इस क्लास को देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो साथियों आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना जो है साथियों किस वर्ष की गई थी। तो याद रखेंगे साथियों इनकी स्थापना जो है 1954 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1954 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर और क्वेश्चन क्या है साथियों कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न से साथियों यहाँ पे सम्मानित किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे साथियों, इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, इंदिरा गांधी थी साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है साथियों कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय विदेशी व्यक्ति कौन थे। चलिए बताइएगा साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इनको याद जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय विदेशी व्यक्ति कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति जो है साथियों और एकमात्र खिलाड़ी कौन है। चलिए बताइए साथियों कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति और एकमात्र खिलाड़ी कौन है। तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, सचिन तेंदुलकर है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन यहाँ पे है 1966 में मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। चलिए बताइए साथियों कि 1966 में मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा जो साथियों प्रदान किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा साथियों प्रदान किया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों भारत रत्न पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को आधिकारिक रूप से कब अपनाया था। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को आधिकारिक रूप से कब अपनाया था। तो साथियों ये अपनाए हुए थे कब, 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे, 22 जुलाई 1947 को अपनाए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो साथियों आप याद रखेंगे इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है साथियों आपके 3:2 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप बी करेंगे सही जवाब, 3:2 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन यहाँ पे है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन साथियों किसने तैयार किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो याद रखिएगा साथियों ये डिजाइन किए थे आपके पिंगली बकैया ने। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, पिंगली बकैया ने। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न यहाँ पे है आपका कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। बताइए साथियों कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। तो साथियों आप याद रख लेंगे ये घोषित किए हैं साथियों आपके अनुच्छेद 19 के ए नंबर क्लोज ए में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका, और प्रश्न क्या दिया गया कि भारत की ध्वज संहिता किस वर्ष से प्रभावी हुई। चलिए बताएंगे साथियों तो भारत की ध्वज संहिता किस वर्ष से प्रभावी हुई। तो याद रखेंगे साथियों 2002 से यह प्रभावी हुई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2002 से प्रभावी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से साथियों लिए गए हैं। बताइए साथियों ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या कनाडा के संविधान से होगा। तो भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा साथियों ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और प्रश्न क्या साथियों कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस भाग में साथियों किया गया है। चलिए बताएंगे साथियों भाग 2 हो जाएंगे, भाग 3 है, भाग 4 या भाग 5 होगा। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो साथियों ये किए गए हैं आपके भाग 4 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, भाग 4 में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका कि संविधान के किन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक सिद्धांतों का साथियों उल्लेख है। बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं अभी तक इस क्लास को, तो साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि संविधान के किन अनुच्छेद में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों ये आपके अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। बताइए साथियों कि ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा साथियों ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में दी गई है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अनुच्छेद 40 में दी गई है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि पंचायत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए सम्मान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए सम्मान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 44 में है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों ये अनुच्छेद 50 होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 50 है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। बताइए साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो याद रखेंगे साथियों ये आपके अनुच्छेद 51 में दी गई है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, अनुच्छेद 51 में है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। चलिए बताइए साथियों कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपके 2.4%। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 2.4% है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो साथियों क्या हो जाएंगे, तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए बताएंगे साथियों कि कर्क रेखा जो है साथियों भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो साथियों कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 8 राज्य से। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री कहां से होकर गुजरती है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री कहां से होकर गुजरती है। तो याद रखेंगे साथियों ये गुजरते हैं आपके साथियों मिर्जापुर से होकर। ऑप्शन बी सही जवाब है, मिर्जापुर से होकर गुजरते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो साथियों भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है साथियों लगभग आपके 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। चलिए बताएंगे साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, 7वां स्थान हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल साथियों विस्तार कितना है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल विस्तार कितना है। तो साथियों इनकी विस्तार जो है 3,214 किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 3,214 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत का पूर्व से पश्चिम तक कुल विस्तार कितना है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक कुल विस्तार कितना है। तो याद रखेंगे साथियों इनकी विस्तार 2,933 किलोमीटर है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, 2,933 किलोमीटर। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे साथियों लंबी है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के किस राज्य की तटरेखा जो साथियों सबसे लंबी है। तो याद रखेंगे साथियों गुजरात के हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुजरात के। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साथियों लगती है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो याद रख लीजिएगा साथियों ये लगते हैं आपके बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी सही जवाब है, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। चलिए बताएंगे साथियों कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो याद रखेंगे साथियों भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा निर्धारित करती है। चलिए बताएंगे साथियों, तो मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो साथियों आप याद रखेंगे चीन हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, चीन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो साथियों भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो याद रखेंगे साथियों ये घिरे हुए हैं यहाँ पे त्रिपुरा। ऑप्शन सी सही जवाब है, त्रिपुरा होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों,
आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? चलिए बताएंगे साथियों कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो याद रखेंगे साथियों, खैबर दर्रा है। ऑप्शन ए सही जवाब है, खैबर दर्रा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न यहां पे दिया गया है, जो जिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? चलिए बताइए साथियों कि जो जिला दर्रा किन दो स्थानों को साथियों जोड़ता है? तो याद रखेंगे साथियों, ये जोड़ते हैं श्रीनगर को लेह से। ऑप्शन ए सही जवाब है, श्रीनगर को लेह से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? चलिए बताएंगे साथियों कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो साथियों पालघाट दर्रा जो है ये आपके केरल और तमिलनाडु को जोड़ते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।